नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, जहां पर हम बाजार के बीते हफ्ते और अगले हफ्ते में बाजार की दशा और दिशा किस ओर रह सकती है, आपके लिए कहां कमाई के मौके हैं, इन सब पर बात करते हैं। साथ ही बाजार की चाल को आप कैसे समझें ताकि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में सही रणनीति अपना सकें, इन सब पर बारीकी से बात होती है। मेरे साथ प्रबंध संपादक हमेशा की तरह निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं। निकुंज, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल बेहद सीमित दायरे में घूमती हुई दिखाई दे रही है और कई एक्सपर्ट्स जिनसे आप बात करते हैं चैनल पर, और आपका भी जो विश्लेषण है, कई बार आपने कहा है या आपको ऐसा लगता है कि जो दायरा है बाजार का, हो सकता है कि शायद सितंबर में टूट जाए। लेकिन अब जो बाजार की चाल जिस ओर बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ऑलमोस्ट इस पूरे महीने में हम इसी दायरे में घूमता हुआ देखेंगे? कैसे पढ़ रहे हैं आप बाजार की मौजूदा चाल को? कविता, देखिए, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। हाँ। मैं आश्चर्य इस बात से हूँ, सबसे पहले हवाई जहाज यानी कि डिफेंस के जो कंपनियां हैं जो हवाई जहाज बनाती, सबसे पहले उनमें उड़ान देखने को मिली। उसके बाद रेलवेज के स्टॉक्स चले। अब हम देख रहे हैं शिपिंग स्टॉक्स चल रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सब एक एक चल रहे हैं। तो मार्केट के अंदर इस तरह दो बड़े ट्रेंड है। ट्रेंड नंबर 1, बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें कुछ हम बड़ी चाल नहीं देख रहे हैं। ऊपर की तरफ भी चाल नहीं है यानी ऑन दी अपसाइड, और डाउन साइड में भी चाल नहीं है। मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स, खास करके डिफेंस, रेलवेज, स्पेस, न्यू एज, उनके अंदर ऐसा वी आर सीइंग अ बुल मार्केट लाइक नेवर बिफोर। तो डिपेंड कर रहा है कि आप बाजार को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप निफ्टी के नज़रिए से देखेंगे तो अगस्त के पिछले 15 दिन और सितंबर का ये हफ्ता हमने कोई बहुत बड़ी चाल नहीं देखी है। मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मैं दोबारा रिपीटेटिव साउंड करूंगा, वहां पर तो इस समय इट्स लाइक अ बुल मार्केट लाइक नेवर बिफोर। बिल्कुल। लेकिन क्या इस तरह के बुल मार्केट में कोई खास ट्रेंड है जो आप पढ़ पा रहे हैं, जो आपने शायद कभी इतनी मार्केट साइकिल्स में नहीं देखा हो? कविता जी, देखिए, मार्केट के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि फ्रॉम अंडर ओनरशिप टू ओवर ओनरशिप, फ्रॉम फियर टू एक्साइटमेंट टू यूफोरिया टू बबल। अच्छा। फोमो, ये भावनाएं हमेशा रहती हैं। वही जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, द कोर्सेज दे रिमेन द सेम, हॉर्सेस दे चेंज। तो इस बुल मार्केट के अंदर नए नेम आ रहे हैं, नए सेक्टर्स में रोटेशन देखने को मिल रहा है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो पूरा रिटेल और एचएनआई पार्टिसिपेशन है वह नए सेक्टर्स की तरफ जा रहा है। तो मार्केट के अंदर नया कुछ नहीं बदलता है, मार्केट के अंदर किरदार बदलते हैं। रामायण या महाभारत की जो कहानी होती है वह सेम ही रहती है, मगर उसको डिफरेंट पात्र, अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लेखक उसका वर्णन करते हैं। तो अगर हम इस बुल मार्केट की अगर स्टोरी देखें तो इस बुल मार्केट के अंदर एक्सेसेस हो रहे हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे लगता है स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस के अंदर इस समय थोड़े एक्सेसेस हो रहे हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको 2 सवाल पूछने चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम कितना है और आप कितनी वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, खास करके डिफेंस, रेलवेज, कुछ कंस्ट्रक्शन नेम्स, कुछ पावर नेम्स, उनके अंदर अगर आप देखें तो इस समय अगर आप 20 से 25% की डाउनसाइड अगर आप सहन कर सकते हैं तो आपको उन शेयर्स में निवेश करना चाहिए। हो सकता है 20 से 25% गिरें, हो सकता है इस लेवल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, हो सकता है कि यहाँ से 1 या 2 साल तक वो टाइम वाइज करेक्शन में आ जाए, मुझे नहीं पता। मार्केट शॉर्ट टर्म एक्सेसेस क्रिएट करता है, हो सकता है ऐसे 10-15% और भी चल जाए, ये बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक लहर आती है तो लहर कहाँ पर जाकर के रुकती है हमें पता नहीं लगता है। अभी इस मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में फोमो हो रहा है, जो एक मिलेनियल टर्म है। तो फोमो की वजह से इस समय हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। प्राइस, कविता जी, स्टॉक मार्केट के अंदर है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शायद शेयर बाजार एक मार्केट है जहाँ पे जितनी प्राइस ऊपर जाती है उतनी ज़्यादा डिमांड आती है। वास्तविकता क्या होनी चाहिए? जब प्राइस नीचे आएगी डिमांड ज़्यादा आनी चाहिए, चीज़ सस्ती मिल रही है। शेयर मार्केट में उल्टा होता है, जब प्राइस नीचे जाती है तो सप्लाई आती है, जब प्राइस ऊपर जाती है डिमांड आती है। तो प्राइस, वैल्यूएशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखते हुए मुझे लगता है कि इस समय कुछ पॉकेट्स के अंदर अगर आप 20 से 25% की डाउनसाइड सहन कर सकते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। दूसरा, हो सकता है 2-3 साल तक करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स कहीं नहीं जाएं, बिकॉज दी स्टॉक्स आर प्राइसिंग इन FY27 एंड FY28। तो इस समय सोचकर, संभल कर कुछ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। एसएमई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट में हमने अप्रैल, मई, जून में बोला था सस्ता है, अच्छा है, मगर इस पूरे मार्केट के अंदर अब बहुत कम क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है। लार्ज कैप क्या वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको फिलहाल? देखिए, सस्ते नहीं है मगर महंगे भी नहीं है। तो मिड कैप के जो पी मल्टीपल्स हैं इस समय हिस्टोरिकल एवरेज से ज़्यादा हैं।
लार्ज कैप की जो पी मल्टीपल है हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। बैंक्स के पी मल्टीपल एक्सटेंडेड नहीं है, आईटी के पी मल्टीपल इस समय एक्सटेंडेड नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि इस समय अगर आप बैंक्स की तरफ ध्यान दें तो बैंक निफ्टी इस साल में उसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, इनफैक्ट निफ्टी को अंडर परफॉर्म करा है। और बैंक्स की अगर मैं कमेंट्री देखूं, मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख रहा था आज सुबह, उन्होंने एक रोड शो करा है कुछ बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ, सब जगह क्रेडिट ग्रोथ हमें रोबस्ट दिख रही है। फेस्टिवल सीजन के जो इनिशियल साइंस आ रहे हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है एक प्रकार की कुंभकर्ण की नींद में सो गया है, तो कुंभकर्ण की नींद से उठने वाला है। तो अब बैंकिंग में भी प्राइवेट या आपको लगता है सरकारी बैंकों में मौके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? सरकारी बैंक्स यू शुड ट्रेड, प्राइवेट बैंक्स इज वेरी शुड इन्वेस्ट, हम अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कई चीज़ें बुनियादी तरीके से बदल रही हैं। अगर आप देखें तो उनको कासा मिल रहा है, कासा और सेविंग्स डिपॉजिट। हमारे आसपास अगर आप देखें तो नए खाते जो खुल रहे हैं, एसबीआई को इक्वेशन से अलग रखता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को इक्वेशन से अलग रखता हूँ और यूनियन बैंक को अलग रखता हूँ। इनके अंदर अभी भी रिटेल फ्रेंचाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो सर्विस नहीं है, हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है। तो जो डिपॉजिट्स हैं वह बड़े बैंक्स और बड़े पीएसयू बैंक्स को मिल रहे हैं। बैंकिंग का बिजनेस है, बड़ा सिंपल बिजनेस है कविता जी, डिपॉजिट लेना और उसको लोन देना, सिंपल है। एक हाथ से आप डिपॉजिट लेते हैं, दूसरे हाथ से आप उधार देते हैं। मगर फिर भी सब बैंक्स के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है और अलग अलग प्रॉफिट्स आते हैं, बिकॉज वहाँ पर ब्रांड मैटर करता है, मैनेजमेंट मैटर करता है, रिस्क कैपिटल मैनेज करती है। तो मुझे लगता है कि सब सरकारी बैंक में वो एफिशिएंसी इतनी नहीं है और हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर कम हो रहा है। सेकंड, फी बेस्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कौन से बैंक्स इस पर टिके रह सकते हैं? अब एसबीआई का यूनो प्लेटफॉर्म आप देखिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार का यूनो का मैं डेटा देख रहा था, जो खारा साहब ने अभी 2 दिन पहले हमें बताया था, एक प्रकार का वो एक इंडोर्समेंट है कि एक सरकारी कंपनी इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म इतनी एफिशिएंटली कैसे चला सकता है। हम पेटीएम की बात करते हैं क्योंकि लिस्टेड है वो, मगर यूनो सब बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। एक ऐप है जो एसबीआई ने डेवलप करी है, बेहतरीन ऐप है। मैंने आज तक कोई मैसेज नहीं देखा कि भाई यूनो ऐप डाउन है। दूसरे बैंक्स डाउन होते हैं, हम सुनते रहते हैं, यह हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जिन बैंक्स के पास रीच है, ब्रांड है, डिपॉजिट है, वही बैंक्स ग्रो करेंगे। और निवेश के लिए आप कह रहे हैं कि निजी बैंकों की ओर आपको कदम बढ़ाना देखिए, मार्केट चाहिए। शेयर वो गेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं। महंगे हैं? नहीं, बहुत महंगे नहीं है कविता जी, यही कमाल की बात है। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक एक छोटा मूल्यांकन होता है जिससे हम बैंक्स को देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो मूल्यांकन में देख रहा था वो एचडीएफसी बैंक से नीचे आ चुकी हैं। एचडीएफसी बैंक अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़ने के बाद भी महंगा नहीं है। एक्सिस बैंक में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स का जो समूह है, इसके अंदर मुझे लगता है कि इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव है। क्षेत्रों की जो आपने बात की शुरुआत में, एक एक करके उनकी ओर हम बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से खबरों के लिहाज से भी काफ़ी अहम है पावर शॉर्टेज की एक कहानी जो कि तूल पकड़ती हुई अब देश में दिखाई दे रही है। चिंता की तो बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से पूरा समीकरण आगे बढ़ रहा है, अब कहाँ पैसे कमाने के भी मौके इस दिक्कत में आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ है? हाँ, पहले वो समझ लेते हैं। तो इस समय अगस्त के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आई है वो एक हिस्टोरिकल गैप है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, उसके अंदर जो गैप आया था, इतना बड़ा गैप आज तक हमने नहीं देखा है। ऐसा क्यों हुआ? 2-3 कारण हैं। एक तो मॉनसून इस समय डिलेड थे। सो अगस्त का जो महीना था, इट वॉज अ वेरी ड्राई मंथ। ड्राई मंथ होता है तो आपकी एयर कंडीशनिंग डिमांड और आपकी कूलिंग इक्विपमेंट की डिमांड ज़्यादा आती है। देखिए कविता जी, हम एज अ सोसाइटी वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर कंफर्ट। अब हमें कार में एसी चाहिए, घर में एसी चाहिए, स्टूडियो में एसी चाहिए। एक ज़माना आता था जब हम साइकिल पे बिना सन क्रीम लगाए निकलते थे। सो दैट इज़ द प्रोग्रेस। एज यू ग्रो हायर, एज द पर कैपिटा इंक्रीजेस, योर एनर्जी कंजम्पशन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आपको एनर्जी डिमांड, हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होती है? कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ क्या होती है? कंफर्टेबल लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो उसमें एनर्जी डिमांड आपकी ज़्यादा आती है। तो एनर्जी डिमांड इंडिया की हैज़ नॉट केप्ट अप विद द कैपेसिटी एडिशन। तो अगस्त के अंदर डिमांड ज़्यादा आई। दूसरी तरफ प्राइवेट केपेक्स इस समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। स्टील कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है।
आप आईटी में कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, बिल्डिंग का एयर कंडीशन, घर की लाइट, थोड़ा बहुत एडमिन कॉस्ट, मगर इलेक्ट्रिसिटी, आईटी सर्विसेज नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी गजलर इंडस्ट्री। मगर जहाँ आपने गाड़ी बनाई, जहाँ आपने माइक्रोफोन बनाया, जहाँ आपने लैपटॉप्स बनाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज़ गॉन हायर। तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी वर्सेस डिमांड, जितनी कैपेसिटी ऐड हो रही है वर्सेस जितनी डिमांड है, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हिंदुस्तान की बिजली की शॉर्टेज रहेगी। एंड आई लुक्ड एट द नंबर्स, और मैंने काफ़ी नंबर्स को 2 या 3 बार पढ़े हैं। मैं एक बड़ा स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स टेबल पे रख रहा हूँ। तो क्या हो सकता है? फर्स्ट, कंज्यूमर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर पेइंग मोर प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी हिंदुस्तान में बिजली महंगी होने वाली है। बिल बढ़ जाएगा, मतलब बिल सीधा बढ़ सीधा। जाएगा। हम अब ये कड़वा सच है, मगर बिल हमारा बढ़ने वाला है। सेकंड, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिफरेंशियल प्राइसिंग आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, सुबह का रेट और शाम का रेट और। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि होना चाहिए? जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है, दिन में कम होती है, रात में ज़्यादा होती है। हाँ, दिन में लोग कम ऑफिसेज होती है, में रात में होते हैं। ज़्यादा होती है। आप ऑफिस से निकल के घर जाएंगे, घर में आप एसी चलाते हैं, या फिर आपकी डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घुस आया। तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर कंज्यूमर लेवल पे डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग आने वाली है। तीसरा, अब ये देखना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट इलेक्शंस अभी आ रहे हैं और सेंट्रल इलेक्शन अगले साल है। सरकार इस पूरे ब्रिज को, जिसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, उसको कैसे हैंडल करती है, तीसरा मुद्दा ये। चौथा, आप बात करते हैं शेयर बाज़ार की। तो शेयर बाज़ार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स 2 तरह के होते हैं, 2 मॉडल्स होते हैं। एक होता है पीपीपी मॉडल, जिसके अंदर आप डिस्कॉम के साथ टाइप कर लेते हैं, 15 साल 20 साल का टाइप, जहाँ पर आप फिक्स प्राइस पर उनको सप्लाई करते हैं, तो उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड होता है मर्चेंट पावर। मर्चेंट पावर होता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेशियोज़ हैं। मर्चेंट पावर के अंदर आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो ज़ाहिर है कोविड के समय मर्चेंट पावर के प्राइसेस कम हो गए। अब इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, तो मर्चेंट पावर की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जिन कंपनीज के अंदर मर्चेंट पावर ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वह स्टॉक्स अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। अब एक थीम की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक पावर शॉर्टेज इज़ द न्यू थीम, और इसको प्ले या उसमें इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। यूटिलिटीज़ विच हैव अ हाई एक्सपोजर टू मर्चेंट पावर। सेकंड, ट्रांसमिशन कंपनीज। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो आप क्या करेंगे? आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? ट्रांसमिशन के अंदर, बिजली की चोरी के अंदर। बिजली की चोरी के लिए आपको अच्छा मीटर लगाना पड़ेगा ताकि बिजली की चोरी बंद हो। ट्रांसमिशन लॉसेस कम करने पड़ेंगे, और आपको एग्जिस्टिंग प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। भाई मेरे पास जो है उसको मैं स्वेट आउट कैसे करूंगा एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैं चोरी कम करूंगा, ट्रांसमिशन लॉस कम करूंगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी करूंगा। तो इस चेन के अंदर जो स्मार्ट मीटर्स में कंपनीज हैं, जो ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट बनाती हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में, देखिए थर्मल का जो प्लांट आता है कविता जी, आप एक सोलर, अगर आप एक थर्मल प्लांट लगाते हैं तो उसको लगाने में आपको 4 से 5 साल लगते हैं। लैंड एक्विजिशन, टाइप विद द स्टेट, होल सप्लाई चेन ऑफ कोल, उसमें समय लगता है। मगर सोलर की जो डिमांड है, वह आप इमीडिएट घर के ऊपर आप रूफटॉप लगा सकते हैं, आप फैक्ट्री में रूफटॉप लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर सोलर की जो डिमांड है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, तो उस क्षेत्र में जो कंपनियां उनको बेनिफिट होगा। तो एक थीम है, जैसे डिफेंस में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और डिफेंस को इंडिया में इंडियनाइज करा, तो उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी। सरकार ने रेलवे का कैपेक्स करा, तो रेलवे में तेज़ी लगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो डिफेंस में हुआ था, जो रेलवे में हुआ था, पावर स्टॉक्स में होने वाला है, मगर वहाँ पर मुझे लगता है एज ए ट्रेंड इस समय नज़र रखनी चाहिए। जो कंपनियां हैं, पावर कंपनियां हैं, उनके लिए भी तो ये मौके की बात है। क्या ऐसी कोई टेक्निक या इनोवेशन उनके पास नहीं है कि वो इस कमी को पूरा करने के लिए किसी तरह की बैकअप के बारे में सोचे, या किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे? हमने सुना है कि पावर स्टोरेज और पावर पंप्स में कुछ कंपनियां निवेश कर रही हैं। BHEL शायद इक्विपमेंट बना रहा है, JSW एनर्जी कुछ कर रही है, मगर ये इतना बड़ा नहीं है अभी कि जिसकी वजह से इतनी जो बड़ी शॉर्टेज आ रही है वो हो सकती है। देखिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि पावर स्टोरेज एक बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकता है, बिकॉज जब पावर आप देखिए पावर की डिमांड ऊपर नीचे होती है, आप पावर को स्टोर नहीं कर सकते। आपने बिजली प्रोड्यूस करी, अगर वो कंज्यूम नहीं होती तो वो व्यर्थ है वो। मगर पावर डिमांड क्योंकि ऊपर और नीचे में अलग अलग होती है, क्या पावर को स्टोर कर सकते हैं? एनर्जी अगर आप स्टोर कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, मगर पावर स्टोरेज वॉज एक्सपेंसिव एंड वॉज नॉट साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल। मेरी जो समझ है वह टेक्नोलॉजी शायद अवेलेबल है और कुछ कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं, मगर वो बहुत नेसेंट स्टेज पर है। रेलवे की बात करते हैं, यहाँ पर जो हम तेज़ी देख चुके हैं, अब क्या लगता है आपको कि वैल्यूएशंस महंगे हैं?
दूर हो जाना चाहिए स्पेस से इतने रनअप के बाद? देखिए मेरे आई थिंक बेस्ट ऑफ द बुल्स हैव गॉट द मूव रॉन्ग। मतलब अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो एक लगातार रफ्तार देखने को हमें मिल रही है, यह रफ्तार रेयर देखने को मिलती है। मगर इसके कारण हो सकते हैं बिकॉज मोमेंटम है, प्राइस एक्शन है। मगर रेलवे क्षेत्र के अंदर क्या सरकार स्पेंडिंग करेगी? जी हाँ। क्या इसके अंदर कोई क्या है कि मेगा ट्रेंड है? जी हाँ। क्या इंडिया में रेल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? जी हाँ। क्या इन सब की ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं? जी हाँ। तो जो बिग पिक्चर बड़ी अच्छी है। मगर शेयर बाजार में क्या होता है, जो आने 3 साल में होने वाला होता है, कई बार शेयर बाजार उसको इमीडिएट डिस्काउंट कर देता है। तो मेरा यह मानना है कि रेलवे के अंदर ऑर्डर्स आते रहेंगे, कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। मगर जो FY27 और 28 में जो नंबर्स हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है मार्केट FY24 और FY25 में ही डिस्काउंट कर रहा है। तो मार्केट्स आर डिस्काउंटिंग अ लॉट ऑफ फ्यूचर गुड न्यूज़ इन एडवांस। चीनी की मैं बात करती हूँ। सर तो चीनी लेते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे चीनी की जो मिठास है कीमतों के जन्माष्टमी लिहाज। में बढ़िया लड्डू खाए थे, माखन मिश्री, इस्कॉन गया था, वहाँ से अरे वाह, प्रसाद लेकर आया हूँ। तो अरे वाह इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो चीनी की कीमतों में तेजी लगी हुई है, जो कीमतें, एक तो कीमतें बढ़ रही हैं तो ग्राहकों के लिहाज से तो बुरी बात है, लेकिन साथ ही जो कंपनियां दौड़ रही हैं तो कंपनियों के लिहाज से उनकी मिठास बढ़ रही है, मुनाफा जो पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा होगा दर्शकों को, निवेशकों को, वो तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए अब त्योहारी मौसम भी है, अब ऐसे में इस तरह की खबर के चलते चीनी की कीमतें बढ़ना, ये किस ओर इशारा है? देखिए प्राइसेस जो कमोडिटीज़ की बढ़ते हैं, इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं या सीजनैलिटी होती है। देखिए टमाटो प्राइसेस वेंट अप बिकॉज क्रॉप कम थी। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर टमाटो की कंजम्पशन ओवरनाइट बढ़ गई है। तो क्रॉप कम थी, प्रोडक्शन कम था, नई क्रॉप आई, प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। शुगर इज़ अ ग्लोबल कमोडिटी, तो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। पहले तो ये बड़ी क्लियर बात है। हम देख रहे हैं कि मटीरियल इन्फ्लेशन एंड सॉफ्ट कमोडिटी में इन्फ्लेशन वापस आ रही है। भले वो क्रूड का प्राइस हो, भले वो कॉपर के प्राइसेस हो, भले वो वीट हो, राइस हो या फिर शुगर हो। शुगर इज़ ए सेंसिटिव थिंग। तो सरकार क्या कर सकती है? इंडिया में इंडिया इज हैज़ सरप्लस शुगर। क्या वो एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकते हैं? कर सकते हैं। क्या वो सप्लाई खोल सकते हैं? खोल सकते हैं। क्या वो अपने भंडार में से सरकार फेस्टिवल सीजन के पहले कुछ वितरण कर सकती है? कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि शुगर इज समथिंग वेयर इफ प्राइसेस बिकम वेरी हाई, there would be a government action which should happen. It could be on the front of export, it could be on the front of government changing the way how this sugar is distributed. मगर शुगर स्टॉक्स के अंदर अगर आपको लेना है तो आपको बड़े शुगर स्टॉक्स लेने चाहिए, बिकॉज बड़े शुगर स्टॉक्स के अंदर एक एथेनॉल का एडवांटेज है। क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में एक हकीकत है, जो 5 था 15 हो चुका है। द ऑर्डर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी कुछ दिनों पहले एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के जो सरकार ने कहा है कि भैया एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को हम असर नहीं होने देंगे, OMCs विल बेयर द बर्डन। तो दिस इंडस्ट्री विल बेनिफिट बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स क्लीनर फ्यूल। तो जो बड़ी शुगर कंपनीज हैं जिनके पास एक शुगर का अपसाइड हो सकता है और एथेनॉल का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, आई थिंक उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए। फिलहाल कुछ महंगा नहीं है। देखिए सिक्लिकल है कविता जी। मगर शुगर के अंदर कोई मुझे बोले कि आपको क्या आप इन इस कैन यू प्रिडिक्ट शुगर प्राइसेस? इफ यू कांट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द शुगर स्टॉक्स। कच्चे तेल का आपने जिक्र किया, ये तो चिंता की बात है। हमने ऑलमोस्ट 10 माह के ऊंचाई पर कीमतों को अब जाता हुआ देखा है। $90 के आसपास साइकोलॉजिकली खराब न्यूज़ है। $90 के आसपास साइकोलॉजिकली आपको फिर फिजिकल डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट की चिंता आ जाती है। इस समय जो दाम ऊपर बढ़ रहे हैं वो डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बस सप्लाई कट की वजह से बढ़ रहे हैं। जहाँ पर वो रशिया भी अपना ऑयल कम कर रहा है जो डिस्काउंट पे दे रहा था। सऊदी अरेबिया ने मैं सुबह पढ़ रहा था कि उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कट करा है। तो देखिए अगर आप ऑयल प्रोड्यूसर हैं तो आप सप्लाई कम कर देंगे, और जब ऑयल ऊपर जाएगा आप डिमांड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह डिमांड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे जा रहा है। मगर कुल मिलाकर के इस समय जो अपटिक आया है, अगर आप मेरे से 3 महीने पहले पूछते दैट वी वर नॉट, नोबडी थॉट दैट क्रूड विल बाउंस बैक दैट स्मार्टली और कॉपर विल कम बैक, बिकॉज इस समय में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ कि चाइना ने पिकअप नहीं करा है मगर अमेरिका पिकअप कर रहा है। सीधा अमेरिकन कंज्यूमर इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। और जो हम साल के बिगनिंग में बात कर रहे थे अमेरिका विल हैव अ रिसेशन नहीं आ रहा है। दे हैव मैनेज टू, they've not got into any kind of a recessionary mode. In fact जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है तो यही लग रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी इज बाउंसिंग बैक। तो अमेरिका की डिमांड की वजह से मुझे लग रहा है कि ये मटेरियल्स में और मेटल्स में और सॉफ्ट कमोडिटी में तेज़ी वापस आ रही है। बिकॉज अगर सबसे बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, जब वहाँ पर डिमांड अनलीश होती है तो उसका सीधा प्रभाव कमोडिटीज़ में पड़ता है।
अब ऐसे में एक तो रुपए की कमज़ोरी पर भी मुझे आपसे बात करनी है और साथ ही जो G20 की अहम बैठक है जो हमारा देश मेज़बानी कर रहा है उस पर भी आपकी नज़र कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरह की सुर्खियों का आपको इंतज़ार है? तो सबसे पहले रुपए की कमज़ोरी, कितना चिंता का बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, उसके प्रोपोर्शन में रुपये में वीकनेस देखने को मिल रही है। रुपये के अंदर आप देखें तो इस समय कोई ट्रेंड नहीं है। इस समय रुपये के अंदर जो डायरेक्शन है वो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के आसपास है। हाँ, अगर क्रूड $100 के ऊपर जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आते हैं, अगर आउटफ्लोज चालू हो जाते हैं तो फिर चिंता की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस समय एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उससे ज़्यादा मैं कुछ सोचूंगा। G20 देखिए एक बहुत ही ऐतिहासिक समय है, बिल्कुल पूरे विश्व की नज़र है। कुटुंबकम, अतिथि देवो भव हमारा मंत्र रहेगा। मगर द फैक्ट दैट वी विल ऑल द पावर इन द वर्ल्ड विल बी इन इंडिया इन सितंबर एंड यूके, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूके के प्राइम मिनिस्टर, सीनियर लीडर्स फ्रॉम जर्मनी, तो आप देखिए कि एक पोजीशनिंग के हिसाब से इंडिया विल बी ऑक्यूपाइंग ऑल द ग्लोबल न्यूज़ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। G20 एक ऐसा फोरम है जहाँ पर बड़े मुद्दे डिस्कस करे जाते हैं। G20 एक ऐसा फोरम है जहाँ पर बड़े मुद्दे पर एक प्रकार का विचार विमष्टि होती है। तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट को लेके इस समय सब बात करेंगे। हाउ टू टेक केयर ऑफ सप्लाई चेन जो कोविड के बाद चेंज हुई हैं, उनको देख करके हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इस समय काफ़ी ट्रेड ब्लॉक्स टाइप बन रहे हैं, जिसमें एक तरफ चाइना और रशिया साथ आ रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं इंडिया US साथ आ रहा है। तो ट्रेड ब्लॉक्स को देख करके, सप्लाई चेन को देख करके मुझे लगता है कि होना चाहिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, G20 पे मुझे लगता है कि वर्कफोर्स, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ केयर को लेकर के भी कुछ बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस होंगे। फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम, बट रियली फ्रॉम ए स्टैचर स्टैंड पॉइंट बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए G20 की वजह से होटल स्टॉक्स ऊपर रहेंगे, G20 की वजह से सारे एयरपोर्ट्स फुल रहेंगे, G20 की वजह से दिल्ली 3 दिन बंद है कड़ी सुरक्षा में। जी हाँ, तो मेरी फैमिली बाहर दिल्ली रहती है, तो उन्होंने मुझे बोला जी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बंद है, सब लोग लंबे वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर तो वैसे होटल रेट्स बाहर हैं, क्योंकि दिल्ली 3 दिन भर है, सब बाहर चले गए हैं। तो जो आसपास पड़ोस के होटल्स हैं उनके अंदर भी रेट्स समय ज़्यादा हो चुके हैं। पर एक स्टैचर के हिसाब से G20 इज़ वॉट यू वॉन्ट टू सी, बिकॉज यू सडनली विल बी ऑक्यूपाइंग ऑल द ग्लोबल न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन निकुंज की नज़र किन सुर्खियों पर रहने वाली है? निकुंज क्या चाहते हैं कि G20 में से निकले ताकि बाजार को फ़ायदा हो, दर्शकों को फ़ायदा हो, निवेशक को फ़ायदा हो, या ऐसी कोई बातें निकले जो आने वाली हमारी तिमाहियों में, हमारे सालों में देश को तरक्की की ओर लेकर जाए? देखिए, एक इंडोर्समेंट आता है हिंदुस्तान के लिए कि हम किस प्रकार से एक ग्लोबल वर्ल्ड मैप पर आ चुके हैं। जो हमारा सपना था कि हम दुनिया की वी विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून एंड वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बिफोर दिस डेकेड एंड्स, अब वो लग रहा है कि पूरा होने वाला है। आप एक नेगोशिएटिंग टेबल पर अब एक ओहदे के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज जो दुनिया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स, FTA के नेगोशिएशंस होते हैं। तो उन सबको अगर मैं देखूं तो जो हिंदुस्तान एक फ्रंट सीट पर है। बिल्कुल, वी डेफिनेटली विल हैव अ से एंड वी डेफिनेटली विल बी एबल टू डू व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। लेकिन नेगोशिएशंस में कई बार आपको झुकना पड़ता है, कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मगर अब आपको आप ओहदे के साथ जा रहे हैं तो आपको यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। और जैसा हमारा G20 का इस समय जो पूरा का पूरा थीम है, वासुदेव कुटुंबकम, इतना प्यारा है कि हम वही मैसेज देना चाहते हैं दैट 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो हम जो भी G20 के अंदर जो हम बातें कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट वी वांट टू डू समथिंग विच इज़ बेटर फॉर नॉट ओनली फॉर इंडियंस बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द 7 and 8 बिलियन पीपल। सो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, हम एक हैं, साथ हैं और सबका भला चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हम भी चाहते हैं कि आप G20 की तमाम खबरों के लिए और वहाँ से निकलती हुई सुर्खियों के लिए 18 स्वदेश ज़रूर देखते रहें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से यही गुजारिश है कि अपने सवाल और अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में, अगर आप YouTube पर हमें देखते हैं, जो कि हमें पता है आप देखते हैं, ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सलाह डालें। नमस्कार। स्टॉक मार्केट